हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मैं सुनील। आज आपको जनवरी जो 2024 पेपर आपका होने वाला है उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में तो दो पार्ट है। पहले बात तो एक है अर्थमेटिक वाला है, एक है आपका एडवांस वाला पोर्शन। दोनों पार्ट को एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए लेंदी हो जा रहा है, करीबन 2-3 घंटे का वीडियो बन जा रहा है। तो उसको दो पार्ट में करेंगे। पहले वाले में अर्थमेटिक का सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, दूसरे वाले में एडवांस करेंगे, क्योंकि जिससे है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूँ ना, सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड विद कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन करा पाऊँ आपको। इसलिए ये करना आपके मेरे हिसाब से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है। सो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप ये चीज़ देखो। इसमें अगर आप देखोगे तो ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है। ये घात का क्या है, रूल है। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके 101% है कि एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी न रूप में आए आपको। तो इसमें मान लो कि आपको इस पे एग्जाम में ये आप इस मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आप फार्मूला का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट से अगर आप चाहो तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। मैंने इसको आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे मैंने देखो ये पहले फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला के बाद ये फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, अगर बेस इक्वल हो, बेस का मतलब क्या हो गया, अगर कोई इस तरीके से अगर वैल्यू गिवन रहती है, अगर कोई मान लो इस तरीके से गिवन है, तो इसको बोलते हैं बेस का मतलब आधार, इसको बोला जाता है बेस। और ये इसको बोलते हैं घात। घात का मतलब एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। तो इसी के बेस पे अगर देखो, यहाँ पे देखो बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल रहे, पी पी यहाँ पे है, तो पावर क्या होता है, ऑटोमेटिक जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इतनी बात समझ में। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर दोनों अलग अलग चीज़ें गिवन है, देखो इस तरीके से अगर डिवाइड के फॉर्म में गिवन है और दोनों के आधार इक्वल हैं, तो क्या कर देते हैं, ये पावर जो होता है ऊपर पी की पावर अगर m है और पी की पावर अगर n है, तो ये प्लस n है। ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाता है, तो ये पी की पावर क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। ये प्लस n था, ये माइनस n हो जाएगा। ये इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं, है ना। तो ठीक है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से गिवन है पी के पावर एम की पावर एन है, तो ये ऑटो डायरेक्टली क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है। तो आप ये देखो ये फॉर्मूला, और यहाँ पे इसका एग्जांपल भी आप देख लो कि अगर इस तरीके से गिवन है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा अभी, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप करो। अगर इस तरीके से कोई चीज़ गिवन है, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है और बाहर उसके एन लगा हो, तो दोनों वैल्यूज पे अलग अलग पावर चले जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो p की पावर n चला गया, q की पावर n चला गया है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 3 × 7 होल टू द पावर 4 लिखा है। इसका मतलब है 3 की पावर भी 4, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 की पावर 4 हो जाएगा, 7 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब ऐसा हो गया, इसका सोल्यूशन इस तरीके से हो गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो 28 की पावर 4 भी गलत नहीं होगा, 21 की पावर 4 भी गलत नहीं होगा, बट वो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। ठीक है। और इस तरह से चीज़ें देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस तरीके से अगर सिस्टम दिया गया है डिवाइड के फॉर्म में गिवन है, तो पावर होता है तो क्या हो जाएगा, पावर दोनों पे आ जाएगा। अगर a/b अगर इस तरीके से लिखा है, पावर n लिखा है, तो ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या हो जाएगा, पावर a पे भी आ जाएगा अलग से और b के पे भी आ जाएगा अलग से। ये चीज़ हो जाता है। ठीक है। और एक एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पे शायद, हाँ, कोई भी वैल्यू अगर पावर जिसके जीरो दिखा है, चाहे वो p की पावर जीरो दिया है, कोई नंबर की पावर जीरो दिया गया है, कोई नेगेटिव वैल्यू की पावर जीरो दिया गया है, या फिर कोई अंडर रूट स्क्वायर वाली वैल्यू की पावर जीरो दिया गया, कुछ भी की पावर देखो, यहाँ पे देखो ये वाला चीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नंबर है, या फिर चाहे वो चर राशि हो, चाहे अचर राशि, चाहे वेरिएबल हो, चाहे नॉन वेरिएबल हो, किसी के पावर अगर जीरो लगा हो तो वो वैल्यू ऑलवेज वन होती है। आप यहाँ से देख सकते हो। ये बात समझ में आ गया, है ना। ये चीज़ तो समझ में आपको आ गई। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अगर नंबर इस तरीके से गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपके हर एक साल लमसम में पेपर आते हैं। अगर ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो मान लो इसको लिखेंगे तो 1/n हो जाएगा। अगर ये 1/a के पावर क्या है, प्लस n लिखा है, तो अगर इस तरीके से लिखोगे तो 1/a⁻−n हो जाता है। मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो उसका घात क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से गिवन है, मान लो 1 की पावर b है, होल टू पावर -n लिखा है, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम पॉजिटिव वैल्यू में, पॉजिटिव पावर में लिखें, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, b की पावर a
होल टू द पावर एन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों को मैंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब 1/a कर दिया, 1/b कर दिया, 1/a 1/b करोगे तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में आएगा। फाइनल रिजल्ट इसका ये आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, आप समझ लो। एक्सपेक्टेड क्या 100% श्योर है कि पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन अब रेगुलर पूछे जा रहे हैं 3-4 सालों से। तो ये भी पैटर्न आप देख लो। इसमें क्या होता है देखो, जैसे आपको ये पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर की पावर 4 दिया गया है ना। तो इसमें मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू किसी भी हाल में चाहिए होगा। 101% चाहिए होगा, बिना उसके हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। अब एक चीज ध्यान लो, अगर ये पी के स्क्वायर है और क्यू के क्यूब है और आर की पावर 4 लिखा है, तो इसका ऐसा गुणनखंड होगा, ऐसा फैक्टर होगा कि वैल्यू जो भी आएगी, एक की वैल्यू कोई नंबर की पावर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, एक के नंबर की पावर क्यूब के फॉर्म में आएगा, एक पे पावर 4 आएगा। ये 100% ऐसे बनता है पेपर में। ठीक है, अब देखो करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करो, फिर सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या हो जाएगा, 5272। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से करोगे, 2 26 बार जाएगा, और ये 2 13, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से किया, 2 13 हो जाएगा, और जीरो लगा दोगे, 13 हो गया। जीरो लगा, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर अगेन से करोगे क्या हो जाएगा, 2 से करोगे, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, और 2 से अगेन कट किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 आ गया है, तो 7 6 13, 13 और 2 15, 3 18। सम इसका 3 से कटेगा, आ रहा है ऐसा नंबर जो इसका सम जो आ रहा है कि 18 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से कटोगे क्या हो जाएगा, 3 दहा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर अगेन जोड़ो, 8 9 17 1 18 हो जाएगा। अगेन 3 से कटेगा, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर अगेन 3 से करो, 363 को अगेन 3 से करोगे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो इसको जब यहाँ पे लिखो क्या, 1 2 1 हो जाएगा। अब ये देखो 1 2 1 क्या है, ये किसी और नंबर से कटेगा नहीं, अब सीधे 11 से कटेगा। 11 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा। 11 से फिर करोगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। तो ये इसको नहीं काउंट करेंगे भाई। तो ये इसका हम लोगों ने फैक्टर कर लिया। तो फैक्टर करने से हमें बेनिफिट क्या है कि हम कंपैरिजन करने की कंडीशन में आ जाएंगे। देखो ध्यान से कैसे करोगे। अब अगर इसमें अगर मैं देखूं, अब इसमें देखो दो कितनी बार है, बोलोगे सर दो, 1 2 3 और 4 बार है, तो 2 के घात क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। 2 के घात 4 लगा दिया। अब क्या हो रहा है, 2 का काम हो गया। अब 3 देखो, 1 2 3, 3 बार है। 3 बार आया, तो इसको अगर हम मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 11 कितनी बार आया है, 11 2 बार आया है, तो 11 की घात 2 लगा लो। अब तुलना करो, अगर आप देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि घात एकदम वैसे ही बराबर है। देखो यहाँ पे 2 पावर 2 वाला है, तो पावर 2 वाला एक आ गया है। पावर 3 है तो पावर 3 वाला एक आ गया है। पावर 4 है तो पावर 4 वाला एक आ गया है। अब तुलना करना आसान कैसे है देखो। अब जब तुलना करोगे, अब देखो तुलना जब करोगे आपने, देखो पावर 4 वाला डेटा दिख रहा है आपको, जो पावर 4 वाला डेटा है, तो इसके इक्वल करोगे पावर 4 वाले का। इसको लिखोगे आर के पावर 4 बराबर 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो घात क्या है, इक्वल हो जा रहा है। ये देखिए घात इक्वल है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब आधार बराबर हो जाएंगे, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से क्यूब वाले का तुलना तो क्यूब से करो, ये देखो क्यू क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप तुलना करोगे, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो मैं पी क्यू आर की वैल्यू पता लग गई। ये क्वेश्चन करने का यही सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है, गलती नहीं होगी। अगर और भी तरीका अपनाओगे तो रीज़न क्या है कि आप इतना देर फैक्टराइजेशन कर नहीं पाओगे बड़ी नंबर का। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ये मल्टीपल वाला फैक्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब करते हैं इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू को, अगर नेक्स्ट पेज में चलता हूँ मैं हमें बताना है 2p प्लस क्यू। बताना था क्या, 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू बतानी थी, है ना। अब जो डेटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो हमने आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी, और क्यू की वैल्यू निकाली थी, 3 निकाली थी, और आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 11 निकाली थी, सॉरी। पी क्यू और यहाँ पे पी की वैल्यू
यहाँ पे पी की वैल्यू, अगर पी की वैल्यू देखो कि पी की वैल्यू 11 आ गई। अब सारा का डाटा डाटा यहाँ पे क्या करना है, फीडिंग कर दोगे। यहाँ पे अगर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 2 गुना पी करोगे, पी की वैल्यू कितनी है 11 है, तो 2 से गुना 11 कर दोगे। और क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 रखा। आर की वैल्यू कितनी 2, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 यहाँ से देखो 22 हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली 25 लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये -2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 23। ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 23। तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें सबसे बेसिकली क्या है, तुलना करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है। कभी क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू निकलवाता है आपको, उसके बाद एक कंडीशन दे दी जाती है, उस कंडीशन में डेटा फीड करना होता है, क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में देखो तो क्या हो जाएगा 23 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट था। इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन क्या है कि ये भी आपके पेपर में, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या कैसे करोगे इसमें। देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से अगर देखो ना भाई, इसमें आधार इक्वल है ना, 5/7 5/7 5/7। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आधार जब इक्वल रहते हैं तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड करके लिखते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ 5/7, तो क्या हो जाएगा +4, और प्लस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और इस वाले में क्या हो जाएगा, इस तरीके में 5/7 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 5x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आधार इक्वल थे, इसलिए पावर को क्या किया, जोड़ दिया गया है। जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5/7, 4 - 3 कर दिया, मैं डायरेक्टली यही करता हूँ इसको। अगर 4 - 3 करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होने का मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये आधार 5/7 इधर भी है, 5/7 इधर भी है। तुलना करोगे तो घात की तुलना होगी, आधार की तुलना नहीं करोगे, क्योंकि आधार बराबर है ऑलरेडी। तो घात को एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। जब घात को अगर बराबर करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो 5x - 2 की जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 3/5 होने का मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, बेस वैल्यू पे हमें क्वेश्चन आधारित है, और बेस वैल्यू पे हमें तुलना करनी होती है। ठीक है, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक चीज ध्यान दो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े तो सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है। तो इसमें आप देखो 4/3 है, 2/3 है, और 23/4 है। तो कोशिश करो कि ये 2/3 के फॉर्म में ये भी ब्रेक हो जाए, तीनों 2 के रूप में ये ब्रेक हो जाए, और तीनों 2 के रूप में ये भी ब्रेक हो जाए। तभी ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, करने में कम से कम 15-20 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको, अगर जो हमें फॉर्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखें, तो मैं इसको अगर 4/3 लिखता हूँ, अगर ये पावर इस तरीके से गिवन रहता है, तो मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे देखो बताया था, अगर यहाँ पे आप देखो, अगर पावर इस तरीके से गिवन हो तो ये पावर क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है, m × n हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 2 का कितना लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ पावर, इतना कर सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था, ये देखो नेगेटिव पावर है। अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बदलना हो तो ये पावर पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई इशू नहीं है ना, डेटा बदल दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हैं, ये आप देखोगे ध्यान से, तो ये वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाता है। तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो पहले उतना सिंपलेस्ट घात के रूप में लिखो पहले। और 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 लिख सकते हो, तो ऐसा लिख लिया। पावर क्या कर लोगे, बाहर लगा तो ऐसा कर लिया। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब इतनी चीज़ अगर समझ में आपको अगर आ गई है, तो इस क्वेश्चन में देखो अब क्या कर लेते हैं, पहले और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो 3 2 बन रहा है तो बना लिया। यहाँ पे मगर 4 बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा, इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या कर लो, इसको अगर ब्रेक अगर करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात क्या हो जाएगा, 4 की घात से पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट रुको। अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को, है ना। और ये क्या हो सकता है, 3 की घात क्या है, 6, 3 है, बाहर 6 लगा हुआ है।
इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या हो जाएगा, ये 3 के घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 के घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोनों पे पावर अलग अलग चढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर करूंगा मैं तो 3 के घात 3 है, अगर बाहर अगर 2 लगा है तो क्या हो जाता है 3 के पावर 3 गुना 2 करोगे, और क्या हो जाएगा 2 के घात 4 है गुना फिर 2 करोगे। इस तरीके से पावर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया है। अब डेटा अगर आप देख पाओगे, अगर इसको ओपन करोगे भाई ना, दोनों पे 6 6 जाएगा, ये पावर 2 है तो इसको मैं थोड़ा यहीं कर देता हूँ, उसको डायरेक्टली वहाँ पे चीज़ें लिखूंगा, केवल इसी को करता हूँ। अगर इसको मैं लिखूंगा तो 2 के घात 2 है गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 के घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा ये, ऐसे तो बनेगा। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के घात क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और 3 के घात 6 हो जाएगी। इसके साथ ये डेटा लिखा जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए लिखा गया है, बाकी चीज़ों को मैं अभी नहीं लिख नहीं रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई है। अब इन डेटा को डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये भी 2/3 2 और 3 के रूप में आ गया, ये भी 3 और 2 के रूप में आ गया, ये भी 2 और 3 के रूप में आ गया है। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या मिला, 2 के घात 12 मिला है, तो 2 के घात 12 लिख लिया। और क्या है यहाँ पे 3 के घात 6 है, तो 3 के घात 6 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पे क्या मिल रहा था हमें, 3 के घात 4 और 2 के घात 4, 3 के घात 4 और 2 के घात क्या है 4 है। ठीक है, और हाँ, इंटू क्या है 3 के पावर क्या है, यहाँ पे 3 दूनी क्या करोगे 6 हो जाएगा, तो 3 के पावर 6 कर लो। नीचे क्या बच रहा है आपका, 2 की घात क्या 8 बच रहा है। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। अब यहाँ से अगर देखो, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर में करोगे, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करोगे। जब नीचे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना, तो 2 के घात क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के घात क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बोलोगे बिल्कुल होगी, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। जब इसको सॉल्व करोगे भाई, देखो यहाँ पे नीचे भी 2 के घात 12 आ रहा है, और हाँ, इतनी वैल्यू सॉल्व कर ली है। अब देखो जब इसको सॉल्व कर लिया, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, अगर आप देख पा रहे होगे, तो ये 2 के घात 12 और ये 2 के घात 12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितना अंश में है उतना हर में भी है, न्यूमरेटर में जितनी वैल्यू है उतनी डिनोमिनेटर में भी है। कट गया। और यहाँ पे एक चीज और देखो, ये 3 के घात 6 है ना। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पे देखो, इस वाले को जब सॉल्व करोगे ना, ये 3 के घात 4 प्लस क्या करोगे 6 करोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3 के घात 10। 3 के घात 10 आ गई। 3 के घात 10 आने का मतलब क्या हो गया, हम इस वाले की जगह पे 3 पावर 10 लिख सकते हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6 हो जाएगा, है ना। ये डेटा हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, क्या ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है, ये आ गया। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 टू द पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 4 इसके वैल्यू आंसर आ गया। ये 3 टू द पावर 4 यहाँ तक का सॉल्यूशन है मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का। हमें डिवाइड भी लास्ट में करना है, डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैं डेटा ये हटा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डेटा, हमें पता है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करके 3 के घात 4 हम लोगों ने निकाले, 3 टू द पावर 4 निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं हटा लूँ, इतने से काम हो जाएगा। हमको इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 3 के घात 4 आ रहा है, और भाग करना है किससे, 3 के घात 3 से। भाग करने का मतलब क्या हो गया, ये डेटा जब सॉल्व करके लिखोगे क्या हो जाएगा, इसको जब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ 3 की पावर 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 के घात 3 आ जाएगा। दोनों के आधार बराबर, एक 3 के घात 3 है, एक है 3 के पावर 4 है। इसको जब सॉल्व करके लिखोगे थोड़ा सा ना, तो ये 3 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 3 की पावर -3 हो जाएगा। तो इसको जब आधार देखो इक्वल हो गया है, और 3 की पावर 4 -3 करोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आ जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन था आसान, और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको प्लस वाला फॉर्मूला, प्लस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आधार के रूप में, प्लस लास्ट में डिवाइड का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपसे चेक किए गए हैं। तो सारा चीज़ें देख लो, इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ आपको सीखने का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान है। और इस क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तेजी तेजी से किया जाएगा इस क्वेश्चन को। अगर देखो अंडर रूट 21 की वैल्यू की बात करें, अंडर रूट 121 की वैल्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू होती है 11, है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर ऐसा लिखा जाए, ये 91 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 70, और ये इसके अंदर है तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा है ये वैल्यू 11 आ रही है। ये 2018 का क्वेश्चन है। 11 आने का मतलब यहाँ पे 11 लिखोगे तो 70 और 11 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 लिख लोगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखोगे आप, 91 प्लस क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 81, इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 81 की वैल्यू 9 होती है। अंडर रूट 81 की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होती है, क्या होती है, 9 होती है ना, 9 होती है। ये चीज़ सॉल्व कर लिया। अब इसको जब ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। आप सभी को मालूम है अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10 हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। सबसे इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका 10th हो गया। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एक सीटेट के पेपर में एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एक पैटर्न पे ही क्वेश्चन वो हमेशा क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अगर कभी आपने देखा होगा, अगर मैं मेंसुरेशन की बात कर लूँ या फिर अर्थमेटिक की बात कर लूँ, एक पैटर्न है। कभी उस पैटर्न को अगर आपने फॉलो कर लिया तो सीटेट में अगर आप आउट ऑफ 20 के क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल वाले करने हैं, 20 आउट ऑफ 20 आप क्वेश्चन में आंसर नंबर पा सकते हो, क्योंकि पैटर्न से बाहर कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट में और क्यूब में क्या अंतर समझ में आता है, वो लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देखो, अगर इसको पहले हम सॉल्व करें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी है, ये 2 हो जाएगी। अंडर रूट 4 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अंडर रूट 441 की वैल्यू 21 होती है। 21 का जो स्क्वायर रूट होता, 441 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 21 होगा, है ना। इतनी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगर इन डेटा को अगर आपस में ऐड कर देता हूँ तो, मगर चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप इसको जोड़ो, 21 को जोड़ो 4 में जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। 25 में अगर 2 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 27 आ रही है। तो ये 27 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, अगर ये देखो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, अगर स्क्वायर रूट रहता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है आपको। अगर इस तरीके से कोई चीज़, अगर मान लो 81 था, अभी सॉल्व किया हम लोगों ने, अगर इस तरीके से लिखा है तो आप ये मान के चलते हो कि यहाँ पे 2 छिपा रहता है, लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि अगर ये इस तरीके से गिवन है तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इसका ब्रेकडाउन में करता हूँ तो ये 9 गुणे 9 हो जाता है ना। ये 9 गुणे 9 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 लगा हुआ है या फिर 2 छिपा हुआ है। तो हम जो पेयरिंग करेंगे, देखो 9 2 बार आया है तो इसका दोनों का जो जोड़ा बना है, इस दोनों जोड़ों से क्या एक वैल्यू निकल के बाहर आएगी, 9। दोनों जोड़ों से कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, 9 आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाता है। लेकिन जब ये क्यूब रहेगा तो हम यहाँ पे इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 लगा होने का मतलब क्या है, 3 का जोड़ा बनेगा। 3 का जोड़ा मतलब 3 को 3 बार अगर आया तो इससे एक पेयर बाहर निकालेंगे। एक पेयर बाहर, क्योंकि यह 3 ही का हिसाब किताब है तो 3 ही बाहर आएगा, तो सब वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको ये क्लैरिटी हो गई कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट अगर लिखा हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पेपर में आता है और ये क्वेश्चन आपको बेसिक टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। और इसी बेस पे करीबन 6-7 क्वेश्चन आए हैं करीबन 2-3-4 सालों में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़े, मैं आपको हिंदी वाले विद्यार्थियों को मैं समझा देता हूँ। कह रहा कोई एक नंबर एक्स है ना, जब वो 8, 12, 20 और 28 से अगर भाग दिया जाता है और 35 से भाग दिया जाता है तो हर एक हाल में वो 5 रिमाइंडर छोड़ता है। क्या होता है, शेषफल हमेशा बचता है ना। तो उन जो नंबर, वो नंबर है उसके अंकों का योगफल बताना है। वो नंबर नहीं बताना, वो नंबर अंकों का योगफल बताना। जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर का, जैसे 120 अगर हो गया तो 1 + 2 + 0 करोगे तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ऐसे कभी क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, लिस्ट नंबर निकालना हो, छोटी संख्या निकालनी हो, सबसे छोटी वैल्यू जो 8, 12, 20, 28 और 35 से डिविजिबल हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। एलसीएम से लिस्ट नंबर आता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल उसका नाम भी है। सबसे छोटी वैल्यू निकल के आएगी एलसीएम से, पहले हम निकाल लेते हैं। अगर मैं 8, 12, 20, 28 और 35 अगर इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 8, 4 सत्तर के 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 पच्चीस 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पच्चीस 20 हो जाएगा, और ये 4 के 12, अच्छा अपने के 8 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व किया जाए, 5 सत्ते 35, 35 70, 70 12, 840। इसका जो एलसीएम आएगा अगर आप निकालोगे, तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 840 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। आप लोगों को अगर एलसीएम निकालने की तेज वाला मेथड सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर एक बेसिक वीडियो बना दूंगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास लग रहा है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, आप निकालने में टाइम लग रहा है, तो आपको एक मल्टीपल मेथड बताऊंगा, कम से कम 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कैसा भी एलसीएम आप निकाल पाओगे, है ना। बट एक एग्जाम में अगर आप चाहो तो एक आध क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 840 आ गया। तो ये 840 का मतलब क्या हो गया, 840 एक ऐसी नंबर है जो 8, 12, 28, 35 जो नंबर दिया गया है आपको, ये 20, ये सभी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगी, इस सभी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या है, 5 शेषफल बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 5 हमें एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना पड़ेगा। 5 एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब क्या हो गया, हम अगर यहाँ इसमें 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दे, क्यों ऐड कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया है। 840 एक ऐसी संख्या है जो जो चारों पांचों नंबर दिए हैं उससे पूरी तरीके से विभाजित है। हमें विभाजित नहीं कराना, हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 5 शेषफल देता हो, तो 5 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 845 आ जाएगा, 845 आ जाएगा। कह रहा है इनके अंकों का योगफल बताना है। इनके अंकों का योगफल मतलब हो गया कि अगर हमें 8, 4 और 5 अगर इसको अगर आपस में ऐड कर दूं, तो आप देख लो 8, 4, 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये 17 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एडिशन कर लेना आप, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आसान। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, और एलसीएम के अलावा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है कि किस तरीके से सबसे लिस्ट नंबर निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या निकालती है, अगर वो चीज़ समझ लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं अब। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित है। आपके पेपर में अलग अलग रूप में क्वेश्चन आता है, ए टू द पावर 9 इंटू बी टू द पावर 4, ऐसा भी क्वेश्चन करके बनाया गया है। मैंने नंबर वाला ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि जिससे आपको क्वेश्चन नंबर में आप लोग इजीली तुलना कर पाते हो, है ना। तो अगर ये चीज़ समझ लोगे तो आप नंबर में भी इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें डेटा जो दिया है पहले वो लिख लो। एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2 की घात 5 दिया है, और 3 का स्क्वायर दिया है, और 2 की 5 की घात क्या है दिया है, 3 दिया है। अब y की जो वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, 2 की घात 4 और इंटू 3 की घात 3 है, और इंटू क्या है, 5 की घात क्या है, स्क्वायर है। जेड की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, क्या है जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा हमें एक्स वाई जेड का पता लग गया। हमें अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना, अगर एलसीएम निकालना, देखो भाई एलसीएम अगर निकालना है और एचसीएफ, दो चीज़ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालना, पहले वो निकालते थे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखा जाएगा। एलसीएम निकालने का मतलब क्या होता है, जो ऐसा नंबर पकड़ो जो सब में हो और सबसे ज़्यादा बार आया हो। दो वाला पहले पकड़ो, दो सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, तो दो सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है एक्स वाले में, 2 की घात 5। दो वाले का टर्म पकड़ लो, 2 की घात 5 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या, 3 वाले पे आओ। 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें भी 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 किसी दोनों में से एक का निकाल लो, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख लो। अब देखो 5 की वैल्यू की बात करोगे, 5 का स्क्वायर दो बार अलग अलग इसमें इसमें आया है, और इसमें 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब लिख लो। 5 का क्यूब यहाँ पे लगा लिया। अब एस सी एफ पे आ जाते हैं। एस सी एफ का मतलब होता है मिनिमम नंबर जो सब में कॉमन हो। कॉमन वाली चीज़ें हम लिखेंगे क्या एस सी एफ में, तो कॉमन वाली चीज़ों का मतलब सबसे छोटी वाली पकड़ वैल्यू पकड़ो। दो वाला वैल्यू अगर पकड़ोगे, 2 का क्यूब देखो इसमें भी है,
2 का क्यूब इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो 2 का क्यूब यहाँ पे लिख लो 2 वाले हिसाब में। अब 3 वालों में आओ, 3 सबसे छोटी बार कहाँ पे आया है, तो ये सबसे छोटा बार इसमें आया है, इसको लिख लो, 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बाद 5 वाले में आओगे तो 5 का स्क्वायर इसमें भी है, 5 का स्क्वायर इसमें भी, 5 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो हम क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे। एचसीएफ वाले में कॉमन वैल्यू पकड़ी जाती है, एलसीएम वालों में ऐसी वैल्यू पकड़ी जाती है जो क्या होती है, बड़ी हो, और सब में क्या हो, सब में लेते हुए बड़ी हो नंबर, तो वो वाली वैल्यू पकड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना था, हाँ ये क्वेश्चन में डिवाइड करना है ना, ये देखो डिवाइड करना था हमें, ठीक है, तो डिवाइड करना है, तो इस क्वेश्चन को डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे आप क्या करो, डिवाइड का चिन्ह लगा लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू वैल्यू कट रही काट लो। अब इसमें देखो 3 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू जब करोगे ऊपर लेके जाओगे तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 है, तो ये 2 की घात क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये अगर आधार वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो ये नीचे है +3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखोगे, 3 वाले में करोगे क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 था, नीचे 3 का स्क्वायर था, 3 का इस तरीके से होगा। 5 वाले में करोगे 5 का क्यूब हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सॉल्व कर लो जो वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 3 की घात 1 आ जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर मल्टीप्लाई करके लिखना, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, इससे 4 मिल जाएगा, और उससे 3 मिलेगा, इससे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 4 3 के 12 पचे क्या हो जाएगा, 60। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। 4 3 के 12 पचे 60 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया। एक क्वेश्चन और आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो मैंने इस क्वेश्चन में लिया नहीं है, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो आप देख लेना, वो भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को गलत ही करोगे, तो उस चीज़ को भी देख लेना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर आप देख रहे होगे 3-4 सालों में क्वेश्चन हर एक पेपर में हर बार पूछा गया है। नंबर बदल दिए जाएंगे मगर पैटर्न यही है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आप समझना अच्छे से, इस क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो सारे क्वेश्चन कर लो। कैसे करोगे, ये क्वेश्चन में 3 डेटा दे के रखा है, 11 बटे क्या है दे रखा है, 13 दे रखा है, और आपको 13/14 दे रखा है, और 15-17 दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता लग गई है इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू और इसको क्रम में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें कभी कभी पूछता है कि छोटे बड़े नंबर का अंतर बता दो, सबसे छोटी नंबर बता दो, सबसे बड़ी नंबर बता दो, है ना, सबसे छोटे और सबसे बड़े वाले नंबर का अंतर बता दीजिए, योगफल बता दीजिए, छोटी और बड़े के बीच वाली संख्या बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये कंपैरिजन करने आ गया तो इसके बेस पे कितने भी क्वेश्चन बना दिए जाए आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले इन दोनों का अंतर चेक करो, कितना अंतर है, बोलोगे सर 2 है, तो 2 लिख लिया। इन दोनों का अंतर चेक करो, 13-14 का अंतर 1 है, तो 1 लिख लिया। इन दोनों का अंतर चेक करिए कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अंतर समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंतर का एलसीएम ले लेंगे। अगर अंतर का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 1 2 2 1 1 2 1 2 का अगर एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, सबको मालूम है। इतना छोटा एलसीएम सब लोग ले पाते हो, इतना छोटा एलसीएम सब लोग निकाल लोगे। अब क्या करना है, अब जो करना है मैं बता देता हूँ आपको। अब क्या कर लेना, अंतर बराबर कर लेना है। अंतर बराबर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ तो बराबर है लग रहा है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो, है ना। तो 2 से यहाँ पे गुना करोगे तो 2 से गुना यहाँ पे भी करना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाले में ही करो, नीचे वाले से मतलब नहीं, तो इसे नीचे वाले से कोई ऑपरेशन नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे चाहो तो आपकी इच्छा है 100 बाजी में लिखना तो लिख लो, यहाँ से 1 से गुना कर लो तो ये वैल्यू 11 आ जाएगी, ये वैल्यू 26 आ जाएगी, और ये वैल्यू अगर चाहो तो 1 से गुना कर लो, 1 से गुना यहाँ पे भी कर लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप इस वाले जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं, नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 26 है, ये 26 है। इस मतलब ये हो गया जिसका नंबर, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने अंतर बराबर कर लिया, अंतर बराबर करने के बाद जो नंबर का अंश या फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ी नंबर होगी। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये 13/14। उसके बाद क्या नंबर होगा ये, उसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या है, 11 दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो इसको एस लिख लेते हैं। इसके बीच, दोनों के बीच में नंबर कौन सा आएगा, 15/17 आएगा, क्योंकि 26 के बाद 15 ही है छोटा, ये हो जाएगा मिडिल वाला नंबर। जो भी ऑप्शन है मैच करा लेते हैं, आंसर निकाल लो। समझ में आया।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से आपको कंपैरिजन सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में याद रख लेना, एग्जाम में 11, 3, 9, 4, 8 इन डिविजिबिलिटी रूल्स पे क्वेश्चन एग्जाम में आप समझ लो कि 100% में से 90% क्वेश्चन इसी पे बनेगा अगर डिविजिबिलिटी रूल पे बनेगा। ठीक है, तो आप जितना मैंने बता रहा इसका डिविजिबिलिटी रूल आप समझ लो अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक 8 डिजिट नंबर है, 8 डिजिट नंबर आपको ये दिख रहा है, तो दिख गया आपको, है ना, ये दिख गया। कह रहा है ये नंबर क्या है, 88 से डिविजिबल है। आप पहले मुझे एक चीज़ समझ, आपको समझाना पड़ेगा मुझे कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये नहीं है कि आप 88 का रूल से याद करोगे। कभी भी ऐसे अगर नंबर आपको दिखाई पड़े तो आपको इसको दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड कर लेना है, प्राइम फैक्टर में। तो अगर मैं 88 को अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 88 कुछ इस तरीके से फॉर्म में आएगा, 11 गुना क्या हो जाएगा, 28। मतलब अगर 88 से कोई नंबर का डिविजिबल है वो 8 और 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तभी वो ये संख्या जो बड़ी वाली संख्या आपको दी गई है ये 88 से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब मुझे 11 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप ये चीज सोचो, दोनों का मैं रूल पहले बता देता हूँ। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं बताऊँ आपको, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये तीनों अंक जो होने चाहिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी ये नंबर 8 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर आप चेक कर लोगे, अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या है, 8 से 100% डिविजिबल है। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। 11 का देखो भाई, 11 का क्या है, विषम जो होता है ऑड प्लेसेस का जो है, ऑड प्लेसेस का जो सम है, डिजिट का सम, माइनस इवन प्लेस का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर दिया है उसके विषम अंकों का स्थानों का योगफल निकाल लोगे और सम अंकों के स्थानों का योगफल निकालोगे, दोनों का अंतर निकालोगे। दोनों के अंतर में अगर आपको 0 मिल जाए या फिर 11 से विभाजित कोई ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जो 11 से कटती हो, है ना, तो यही होता है 11 का रूल। दोनों का रूल समझ में आ गया। अब इस रूल के बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 30x0867 और यहाँ पे y है आपका। ठीक है, ये दिखा है। हमें अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल से y की पहले वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालना सबसे आसान, क्योंकि हमें y की वैल्यू ये लास्ट के 3 डिजिट से निकल आएगी। कैसे करोगे, अब देखो, अगर हमें चेक करना है तो अगर मैं इसको सॉल्व, अगर ये 3 डिजिट पकड़ता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, अगर आप मुझे बताओ, अगर इस चीज़ को 67 को मैं इसको हटा देता हूँ, अगर 67 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 67y है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। अब मुझे सब लोग बताओ यार, y की ऐसी कौन सी न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पे रखा जाए कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। आप बोलोगे सर यहाँ पे y की वैल्यू 2 ही रखोगे, 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे y की वैल्यू हम 2 अगर रख देते हैं, अगर y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये 8 4 जा 32 चला जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, है ना, कट जाएगी। तो मतलब y की वैल्यू हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से क्या निकाल लिया, y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2। ये वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब y की जगह पे हमने 2 निकाल लिया, मतलब y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक, ठीक, हमें एक्स वाई का वैल्यू निकाल के ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका मान निकालना है। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। अब हमने जो आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये पहला अंक है, तो ये पहला अंक ये विषम है। उसके बाद पहले के बाद ये तीसरा अंक आएगा, ये भी विषम हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर आएगा, ये भी विषम हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर आएगा, ये भी विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम अंक हो गए, ये ऑड वाले अंक हो गए। ठीक
ठीक है, इनका अगर अंकों का योगफल करोगे 3 प्लस एक्स हो जाएगा, 3 प्लस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। विषम अंकों का स्थानों का योगफल हो गया, माइनस सम अंकों का स्थानों का योगफल करोगे तो अगर आप इसको देखो, सम का मतलब क्या हो गया, दूसरे नंबर पे ए आ रहा है तो दूसरे नंबर के बाद चौथा नंबर, चौथे नंबर के बाद छठवां नंबर, छठवें नंबर के बाद आठवां नंबर, यही तो आएगा, है ना। इनका योगफल करो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 हम लोगों ने निकाला तो 2 रख लेते हैं और सॉल्व कर लो। अंतर निकालो, 8 7 15 और 3 कितना 18 हो जाएगा, एक्स प्लस 18 यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या बचेगा, सॉरी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, x प्लस 10 आ गया। अब मुझे सब लोग बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, अगर x प्लस 10 आया है तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए, दोनों का अंतर जो अंकों का योगफल से एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 11 से विभाजित हो। अगर मैं x की कोई एक वैल्यू ऐसी रखना चाहूँ, सबसे छोटी वैल्यू रखना चाहूँ, तो जो 11 से विभाजित कोई नंबर दे दे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर 1 रख दो आप तो 11 10 और प्लस 11 हो जाएगा, 11 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो मतलब x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 11 आ जाएगी, है ना। अगर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखना चाहूँ तो आप x की वैल्यू क्या मानोगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये न्यूनतम वैल्यू है भाई, बड़ी वैल्यू रखने को तो कुछ बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगे, हम हमेशा न्यूनतम पे बात करेंगे, है ना। बड़ी वैल्यू रखने के लिए बहुत सारी वैल्यू, यहाँ पे 12 भी रख लोगे ना तभी 12 प्लस 10 22 हो जाएगा, वो भी 11 से डिविजिबल है, लेकिन मिनिमम पे बात करते हैं, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू पता लग गई। अब x और y की वैल्यू पता लग गई तो यहाँ वैल्यू रख लो, हमें ये इसका आंसर निकालना, तो 3 गुना क्या करोगे, 3 गुना 1 करोगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख लो, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5 आएगा आंसर, ठीक है, एक्स वाई के डेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो खुद से सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे ही है, क्वेश्चन आपके लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है शायद, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप 2022 साल पेपर में आपके आया था, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको बताया उसी से सॉल्व करो, तो आप इजीली सा कर पाओगे, है ना। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी जस्ट रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मगर ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना एग्जाम से पहले भाई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, एग्जाम में बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो 11 वाला ये क्वेश्चन वही करना जो मैंने आपको अभी रूल बताया 11 का, वैसे ही करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो जो वैल्यू जो कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है, और 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे करोगे, पहला क्या है, यूनिट डिजिट पे है, तो मैं यूनिट डिजिट निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा कोई नंबर है 13 के पावर क्या है 2003 है, इसका अगर सॉल्व किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या आएगा आपको ये बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो घात दिया रहता है, ये घात दिया है, इसको 4 से भाग करते हैं। जब इसको 4 से भाग करोगे तो 4 से भाग करने का रूल क्या होता है, किसी भी अंक को 4 से भाग करने का मतलब उसके आखिरी के 2 अंक, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करोगे, जो शेषफल आएगा वही उसका क्या होता है, हम उसको सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं उसका। आपकी इच्छा हो तो 2003 को भी 4 से भाग करोगे तो वही शेषफल आएगा, जो मैं 03 को 4 से भाग करने में निकाल के कर रहा हूँ। अगर 03 लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग करोगे तो ऑलरेडी 4 से छोटा है, तो इसका जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा आपका, ये 4 ही आएगा, 3 ही आएगा, है ना। तो ये शेषफल पता लग गया। अगर हमें शेषफल पता लग गया तो आधार का इकाई अंक, जो आधार इसमें है, अगर इसमें देखिए जो ये आधार है, जो बेस है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो इस आधार के इकाई अंक पे ये जो ये पावर जो शेषफल मिला है, ये वाली वैल्यू क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे 3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, है ना। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसमें इकाई अंक कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो रहा है। हमें इकाई अंक ही बताना था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी करते हैं। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, मगर ये आपको पता रहना चाहिए किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ये है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ना। तो हमें अगर इमेज दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरीके से एनालिसिस करते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना, फ्रैक्शन, ये डेटा देखो, ये फिगर दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि जो शेडेड रीजन है वो कौन सा पार्ट है। तो शेडेड रीजन इस पूरे डिब्बे का, ये जो पूरा जो पैटर्न दिया है, इस पैटर्न का कितना पार्ट है। अब इसमें देखो कितने पार्ट इसमें बने हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट और 7 पार्ट। कुल कितने पार्ट हैं इसमें, बोलोगे सर 7 पार्ट है। 7 पार्ट होने का मतलब कभी भी अगर आपको तुलना करना हो, चाहे चाहे वो छायांकित भाग का कहे, शेडेड रीजन का कहे, चाहे नॉन शेडेड रीजन का कहे, तो याद रखना जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ, अगर वैसे समझ लोगे तो क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सबसे नीचे क्या लिखते हैं, जितने टोटल पार्ट हैं, टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं। टोटल जितने भी खंड इसमें बनाए गए हैं, पार्ट बनाए गए हैं, आप यहाँ नीचे लिखोगे, है ना, नीचे लिखोगे। ऊपर क्या होता है, जो पार्ट हमें लेना होता है। शेडेड रीजन लिखा है, छायांकित भाग लिखा, तो छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे शेडेड रीजन, शेडेड वाला पार्ट काम करना है, शेडेड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, शेडेड रीजन, है ना। अभी क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे। वैल्यू रखो, शेडेड रीजन कितना है, 4 हमने काउंट किया है, और टोटल पार्ट कितना है, 7। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 4/7। तो ये बेसिक सा फ्रैक्शन के एनालिसिस पे क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4/7। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और एक पैटर्न, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन तब से। कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्टार बी मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, और आपसे ए डॉट बी के बराबर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपसे 5 स्टार टू .25 है ना, इसका बताना है। आपको पता है स्टार वाला जो डेटा दिया है उसकी जगह पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, ये 25 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये क्या है, डॉट, इसके बाद बाहर क्या लगा है, डॉट लगा है, तो डॉट लगा लिया, है ना। ये बाहर डॉट लगा तो डॉट लगा लिया। तो आपको डॉट वाले के जगह पे क्या ले सकते हैं, जब डॉट के रूप में कोई चीज़ लिखा हो तो इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। अगर इसको ए मानो तो ये 29 हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 25 है तो 25 का स्क्वायर कर लो। तो 29 स्क्वायर चाहो तो इसको 29 प्लस क्या कर लो, 25 कर लो, और 29 माइनस क्या कर लो, 25 कर लो। इसको सॉल्व कर लो, इसको आप जोड़ के सॉल्व कर लेना, या फिर स्क्वायर करके माइनस कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा तो ऑप्शन मैच कर लेना, है ना। तो ये मुझे पैटर्न बताना था किस तरीके से क्वेश्चन होता है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन क्या है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के परसेंटेज से बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, 2018 में क्वेश्चन आया, इसके बाद भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर अलग अलग बना के पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है एक मीटिंग है, इस एक मीटिंग में 4/5 क्या है, उसमें जो मेंबर्स हैं वो महिलाएं हैं। तो कह रहा है कि उनका परसेंटेज क्या होगा, है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज रूप पूछा जाए तो अब याद रख लेना, अगर हम फ्रैक्शन को, मान लो ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न है, इसको अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से जब गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परसेंटेज के रूप में आ जाएगा, A/B क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज होता है। आपको ये पता रहना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी भी भिन्नात्मक मान में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो वो वैल्यू परसेंटेज में बदल जाती है। तो ये क्या है, 4/25 है, तो 4/25 में, अगर 4/25 में अगर हम 100 से गुना करें क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 चौके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 गुना 4 करोगे क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। परसेंटेज बन ही गया तो परसेंटेज लगा लो आप, तो क्या आ गया, 16% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस क्वेश्चन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में अगर 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉपकीपर रिड्यूसेस प्राइस, एक शॉपकीपर अपने प्राइस को क्या कर देता है, 10% घटा देता है। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम दैट वाज प्रीवियसली सोल्ड फॉर 500 रुपीज़। कह रहा है एक मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन
में क्या है कि कोई एक आइटम था, एक दुकानदार था 10% की छूट दे देता है, लेकिन अगर वो जो जिस पे छूट देता हो पहले वो 500 रुपये में बेचा जा रहा था, तो उसका नया प्राइस अब क्या होगा 10% छूट देने के बाद? ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन बेहद से आसान है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। कह रहा है कि 500 रुपये का आइटम है ना, ये पहले उसका रेट पहले 500 रुपये उसने अपने उस पर लगा रखा था, ठीक है, लेकिन वो बेचते समय इस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है। 10% का डिस्काउंट दे दो तो आपको क्वेश्चन कितने का, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर कोई भी चीज़ अगर ये इसका वास्तविक मान है भाई, ये इसका रियल वैल्यू है, ये वास्तव में रियल वैल्यू है, अगर इसकी प्रतिशत में वैल्यू अगर लिखा जाए, अगर मैं प्रतिशत में बोलूँ तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर 100%। कोई भी चीज़ अगर अपने पूर्ण रूप में है तो वो 100% होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम में मैंने 70 नंबर पाए 100 में से, तो आप बोलते हो 70% आपका नंबर बन गया। 70% कैसे बना? आपने कहीं ना कहीं दिमाग में माना होगा कि 100% कंप्लीट वैल्यू है, तभी तो आपने 70% बताया मुझे। तो उसी तरीके से अगर ये वैल्यू 500 था तो ये मतलब पहले 100% था। अगर इसकी वैल्यू को अगर 10% घटा दोगे भाई, 10% घटाओगे तो क्या हो जाएगा? अब ये 90% ही तो बचेगा, ये वैल्यू अब 90% हो गया। इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू अब कितनी बचेगी। तो आप कर लो, इसका 90% निकाल लो। अगर हम 500 रुपये का अगर 90% निकालें तो क्या हो जाएगा? 90/100 करोगे आप। 90/100 करने का मतलब क्या हो जाएगा? ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में या कितना 45 हो जाएगा, तो 450 रुपये क्या हो जाएगा? इसका रेट हो जाएगा। रुपया लगा तो रुपया लगा लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 450 रुपया। तो ऑप्शन से चाहो तो मैच करो कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पर्सन मार्क इज गुड। ये कह रहा है एक दुकानदार है, अपने सामान पे 40% उसका रेट बढ़ा देता है, लेकिन बेचते समय क्या कर देता है, फिर उसमें 40% का डिस्काउंट दे देता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। अगर मैं कहता हूँ आपसे कोई चीज़ 100 रुपये की रही होगी, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको बोलते हो आप लोग, कॉस्ट प्राइस अगर मान लो 100 रुपया था। 100 रुपया इसलिए मानता हूँ कि 100 रुपये पे परसेंटेज बढ़ाना आसान हो जाता है। 40% बढ़ाऊंगा तो 140 हो जाएगा, 40% घटाऊंगा तो 60 रुपया। ये ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इसको मुंह जुबानी भी हम लोग कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं। अगर इसके वैल्यू पे 40% रेट बढ़ा दिया जाए, 40% अगर रेट अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 140 हो जाएगी। ये 140 इसकी अब बढ़ने के बाद का रेट हो गया, ये बढ़ने के बाद का रेट हो गया। मगर ये टैग प्राइस हो गया कि उस प्रोडक्ट पे इतने का टैग लग गया, इतने का बिकेगा। लेकिन बेचते समय कोई कस्टमर ऐसा है कि उसको 40% उसमें डिस्काउंट देता है, वो 40% का उसको क्या करता है? डिस्काउंट देता है। अब बताओ अगर 140 रुपीज़ के आइटम पे अगर 40% का डिस्काउंट दिया जाए, तो बताओ मटेरियल कितने का हो जाएगा, है ना? तो आप सिंपली ये जानो, अगर 40% का अगर मैं इसका डिस्काउंट दूंगा, तो सब लोग सोच लेना, 40% का अगर डिस्काउंट दे दूंगा तो इसके 40% के बाद की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा। ये ऐसे ही करोगे आप। अगर 40% अगर मैं वैल्यू की वैल्यू निकालता हूँ, एक जीरो कैंसिल कर लो, कट जाएगा, 14 क्या 56 हो जाएगा। मतलब 56 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं 140 रुपीज़ में, अगर 140 रुपीज़ में अगर आप देखो, अगर 56 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये आएगा लमसम में 84 के आसपास आएगा, 84 आएगा। मतलब ये फाइनल में मटेरियल कितने का बेच रहा है? 84 रुपीज़ का बेच रहा है। और ये वास्तव में कितने का खरीदा था इसने? 100 रुपीज़ का। सबसे प्रारंभ में जो वैल्यू थी कास्ट प्राइस, और जो अंतिम में जिसने बेचा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इन्हीं दोनों की तुलना करोगे, बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं होता है। 100 रुपये की चीज़ को अगर आपने 84 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपका कितने कितने रुपए का लॉस हुआ है, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है? आपको मैंने बताया था 100 पे तुलना करना सबसे आसान होता है। अगर 100 की चीज़ को अगर आपने 84 में बेच दिया है, इसका मतलब आपने 16% कम में बेचा है, ठीक है। तो 16% का लॉस, अच्छा कैसे परसेंटेज लॉस निकालते हैं? लॉस या गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर लॉस परसेंटेज निकालना, तो लॉस तो समझ में आ गया, हम लॉस लिख लेते हैं, कितना लॉस हुआ, कितने का हानि हुआ है। नीचे कॉस्ट प्राइस हमेशा लिखा जाता है, गुना 100 करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। लॉस कितने का हुआ? 16 रुपये का, तो 16 लिख लो। कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था तो 100 लिखो, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू कितनी आएगी? परसेंटेज में आएगी, है ना। इससे 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ गया? 16% का लॉस आ गया, ठीक है। तो ये लॉस कितना आ गया? 16% का। चाहो तो आप इसको बिना ये
फॉर्मूला लगाए भी कर सकते थे। 84 हुआ, 100 का 84 हो गया, मतलब 16 रुपये कम हो गया। 100 से 84 हुआ, मतलब 16% कम हो गया। सिंपल सा तरीका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कभी ये स्क्वायर के का साइड बढ़ा देगा तो कितने परसेंटेज परिवर्तन होगा। कभी क्या कर देता है, एक बार बढ़ा देगा, कभी घटा देगा, कभी बढ़ा ही देगा। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आधार को बढ़ा दिया, है ना, तो किसी आयत की लंबाई को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है, करने का तरीका वही रहेगा। मैंने एक पैटर्न ले लिया है, इस पैटर्न के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक नंबर को पहले 10% बढ़ाया गया, तो पहले एक चीज़ याद रख लो, और फिर बाद में 10% घटाया गया। कभी प्रतिशत चेंज निकालना हो तो कैसे निकालते हो, वो चीज़ देखो पहले। अगर मैं कह रहा हूँ पहले A% का हमने बढ़ा दिया और B% घटा दिया, ऐसा लिख लिया। अगर किसी भी वैल्यू में A% का पहले बढ़ा दिया या फिर घटा दिया, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो मेरे भाई याद रख लेना, प्रतिशत चेंज अगर निकालना हो तो एक चीज़ समझना जरूरी है। ये प्लस माइनस ए करते हैं, प्लस माइनस बी करते हैं, प्लस माइनस AB/100 करते हैं। प्लस माइनस बी का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज होता है, जब बढ़ेगा तो प्लस लोगे, है ना, और जब घटेगा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव ले लोगे। इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया। मतलब अगर वृद्धि होती है तो क्या करोगे, प्लस लोगे, और नेगेटिव है तो मतलब घट रहा है वैल्यू। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूलों को आप याद रखोगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे इसी से क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है इस क्वेश्चन में पहले क्या किया, 10% बढ़ा है। 10% बढ़ाने का मतलब पहले 10% ले लिया, प्लस लिखा है, और दूसरी बार घटा है तो माइनस लिख लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस पहले बढ़ा है, दूसरी बार घटा है तो -10 कर लिया, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, है ना। ये 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जा रहा है, दिख रहा है। 10 गुना 10 करोगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, और नीचे 100 तो 100 लगा लोगे। सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा। -1 का मतलब क्या हो गया, -1% का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव में आने का मतलब हमें लॉस हुआ है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब ये हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 1% का लॉस होने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% से घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना। मैंने आपका एक पैटर्न बता दिया, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको मैंने वो भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन में अगर आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट कर देना। रेशियो प्रोपोर्शन से और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी क्वेश्चन है उनमें से एक अच्छा क्वेश्चन ही है, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। पहले एक चीज़ समझ लो, अगर कोई वैल्यू अगर इस तरीके से दिया है, दो नंबर क्या है, रेशियो कितना दिया है, 3:5 दिया है। देखो ये रेशियो है, अनुपात है। अनुपात में जो कोई वैल्यू रहती है वास्तविक मान नहीं रहता है, ये क्या होता है, तुलनात्मक मान होता है। 3:5 का मतलब कोई नंबर रहा होगा, एक उसका एक हिस्सा 3 रहा होगा और दूसरा हिस्सा 5 टुकड़ा रहा होगा, कुल मिला के 8 अंश बनाए गए होंगे, है ना। तो ये बात होता है। अगर इसकी वास्तविक मान की बात करूंगा ना, अगर मैं इनकी वास्तविक मान की बात करूंगा तो ये होता है 3x। एक्स क्या है मैं वही बताता हूँ आपको। इसकी वास्तविक मान की बात करूंगा तो 5x हो जाएगा। इसी याद रखना, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे भी a होगा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b होगा, ये चीज़ होगा। ठीक है, तो ये हमें रियल वैल्यू बता रहा है, ये रियल वैल्यू है इसका, ये भी इसका रियल वैल्यू है। x निकाले जाते हैं, कंडीशन जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं उनके बेस पे x की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि दो नंबर है, इतने अनुपात में है, और इफ 12 इज एडेड टू बोथ नंबर। अगर दोनों नंबर में अगर अनुपात के रूप में दिया है तो आप इसको 3x/5x लिखोगे। ये अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, आपको ही पता है ना। कह रहा है दोनों नंबर्स में 12 जोड़ दिया जाए। 12 जोड़ने का मतलब अगर मैं जोड़ूं अलग से, अगर इसको यहाँ पे करता हूँ तो 12 जोड़ने का मतलब यहाँ पे भी 12 जोड़ो, यहाँ पे भी 12 जोड़ो। ऐसा कर देने के बाद क्या होता है, ये जो अनुपात होता है हो जाता है 5/7। 5:7 बदलने का मतलब 5/7 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंडीशन दे दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप कर पाओगे, करोगे कैसे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये करोगे आप, करो। तो 7 से करोगे तो क्या, 7×3 = 21 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस 7 का गुना 12 से करोगे तो 84 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, इसको जब उठा के इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा,
इसको जब लेके जाओगे 5 गुना पहले इसमें करोगे तो 5×5 25x हो जाएगा, और प्लस 12×5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये फाइनल वैल्यू आएगी। 7 का मल्टीप्लाई 7 21, और 7 का 12 से क्या 84 आ गया, 5×5 25 हो जाएगा, 5×5 12×5 60 हो जाएगा, इतना हो गया। एक्स वाले को एक्स की तरफ करोगे तो क्या 25 में से 4 निकालो, ये 25x में से अगर 21x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4x आएगा। इन दोनों का जब माइनस करोगे 25x में से 21x निकालोगे तो 4x बचेगा इधर। अब ठीक है, और 84 में से इस वाले डेटा को उधर ले गया हूँ मैं, इस वाले को इधर लेके आया हूँ, तो क्या हो जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा 84 माइनस में से 60 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये 24 बचेगा। तो 4x बराबर 24 का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सम ऑफ द गिवन टू नंबर, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। पहले हमें वास्तविक संख्या कौन सी पहले वो बताओ। हमने x की वैल्यू जब निकाल ली तो हमें वास्तविक संख्या पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, x की वैल्यू 6 आई तो यहाँ पे 6 रखो, 3 गुना 6 कर लो, ये वैल्यू 18 आ जाएगी। और ये 5 गुना क्या कर दो, 5 गुना 6 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। अगर इन दोनों का सम करोगे 30 और 18 का तो ये 48 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 48। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया 48, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये भी अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में है। आपको इससे अंडरस्टैंडिंग ये आएगी रेशियो का कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, और रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कंडीशंस में देख के अलग अलग कंडीशंस बनाए जाते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस तो हो गए। मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ जो कि पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं कभी कभी। एक चीज़ याद रख लेना, बट्टे वाला क्वेश्चन है। A% और B% का अगर लगातार दो बट्टा दिया जाए, ठीक है, ये मान लो 1% का डिस्काउंट और B% की अगर डिस्काउंट दिया जाए किसी मटेरियल पे, अगर A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट दिया जाए तो बता पूछा जाता है क्वेश्चन में इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो कैसे करोगे इस चीज़ को। अगर इक्विवेलेंट अगर डिस्काउंट निकालना, समतुल्य बट्टा अगर निकालना है, ईडी निकालना है, ये होता है A प्लस बी माइनस AB/100 होता है। ठीक है, ठीक, ये परसेंटेज होता है। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 30% और 10% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो ये टोटल इन दोनों डिस्काउंट के बराबर इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा। इन दोनों बट्टों की जगह पे अगर एक डिस्काउंट लिखना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आता है। क्या करोगे, पहले 30 लिखोगे, प्लस से तो प्लस किया, माइनस क्या करोगे 30 × 10 कर दिया, डिवाइडेड बाई 100 करोगे। ये डबल जीरो है, इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू कितनी मिल रही है 40 मिल रही है, तो 40 माइनस क्या कर दोगे यहाँ पे 3 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 37%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी पैटर्न आप याद रख लेना। इसके भी बेस इस वाले ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, छूट वाला क्वेश्चन है, तो ये पैटर्न में ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, तो ये भी आप याद रखोगे, ये भी पैटर्न में क्वेश्चन रहता है। तो मैंने ऑलमोस्ट जितने अरिथमेटिक में आपके क्वेश्चन पेपर बन सकते थे मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। और इस वाले सीरीज के बाद अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो क्रिएट करूँगा जो आपके एडवांस मैथमेटिक्स पे रहेगा। मेंसुरेशन के बेस क्वेश्चन रहेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन रहेंगे, ज्योमेट्री क्वेश्चन रहेंगे, उनकी भी एक सीरीज करेंगे। जिससे क्या होता है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी बातें करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सारी चीज़ करेंगे। जैसे 2D की मैं बात करूँ तो 2D में अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो क्वाड्रिलेटरल में आपका वर्ग से आयत से क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम बनते हैं, और समलम चतुर्भुज से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और 3D में बात करूँ तो घन घनाभ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, मैक्सिमम बनता है क्वेश्चन, और आपका सिलेंडर से क्वेश्चन बनता है, बाकी और अदर से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूँगा। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं। वी आर द न्यू ऑन द यूट्यूब चैनल, सो अगर आपका सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।